81 नागमणि की शक्तियों की जांच। दानव सम्राट का आदेश। दानेश ने अपनी मदद के लिए मोहिनी को जगाया और उसे कोई राज बताने के लिए कहा। राज का नाम सुनते ही उसकी नींद आंखों से गायब हो गई। फिर मोहिनी ने दानेश के सिर से नागमणि धीरे धीरे बाहर निकाली। उस समय दानेश का सिर दर्द से फटा जा रहा था। नागमणि के बाहर निकलते ही उसकी आभा चारों तरफ फैल गई। उसकी आभा पाताल लोक में बैठे दानव सम्राट को नागमणि की आभा महसूस हुई। वह झट से अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और बोला, नागमणि, लगता है किसी ने नागमणि को बाहर निकाला है इतने सालों बाद। मैं उसकी आभा को महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन नागमणि किसने निकाली होगी? उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट जोर से चिल्लाते हुए बोला, महामंत्री। उसके बोलते ही उसके सामने एक दानव प्रकट हुआ, जिसका लेबल ग्रेट एम्परर था। वो दानव सम्राट से सिर्फ एक लेबल ही नीचे था। वो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा था, बस उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग उगे हुए थे, जिन्हें देख वो दानव लग रहा था। महामंत्री झुकते हुए बोला, कहिए सम्राट, क्या आदेश है? उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट, महामंत्री, अभी अभी मुझे नागमणि की आभा महसूस हुई। मुझे पूरा भरोसा है जिस नागमणि को हम इतने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसानी लोक में किसी इंसान के पास हैं। उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट की बात सुन महामंत्री थोड़ा खुश होकर बोला, क्या सच में आपको नागमणि की आभा महसूस हुई? ये तो अच्छी खबर है। उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट, अच्छी खबर तो है, लेकिन नागमणि की आभा को मैं कुछ देर के लिए ही महसूस कर पाया, उसके बाद वो बंद हो गई। शायद उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। इससे लगता है कि नागमणि एक जादूगर के पास है। महामंत्री, इंसानी लोक में हमारे दानवों को खबर भेज दो कि उन सभी को नागमणि को ढूंढना है, और वो भी गुप्त तरीके से। इंसानों को पता नहीं लगना चाहिए कि उनके बीच में कोई दानव भी रह रहा है। इंसान बहुत चालाक है, वो नागमणि को ऐसे बाहर नहीं निकालेगा, हमें ही उनके बीच जाकर धोई ढूंढना होगा। महामंत्री, जैसा आपका आदेश सम्राट। मैं अभी सभी दानवों को आपका संदेश भेज देता हूँ, वो सभी जल्दी ही अपने काम पर लग जाएंगे। पर मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, आप ये काम गुप्त में क्यों करना चाहते हो? अगर आप चाहो तो बड़ी ही आसानी से उस इंसान से नागमणि ला सकते हो। आप अपने एक इशारे से इंसानी लोक को हरा सकते हो। दानव सम्राट, सही कहा। मैं चाहूं तो एक पल में पूरे इंसानी लोक को अपने कदमों पर झुका दूं। लेकिन परी लोक हर बार की तरह इस बार बीच में अपनी टांग ना अड़ाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब की बार काम को गुप्त किया जाए, जिससे परी लोक तो क्या इंसानी लोगों को भी कुछ समझ नहीं आए। अब महामंत्री दानव सम्राट के बोलने का मतलब समझ गया था। ऐसा कई बार हुआ है जब पाताल लोक के रास्ते में परी लोक आकर खड़ा हो गया, जिस वजह से दानव लोक को नुकसान सहना पड़ा। इस बार कोई नुकसान ना हो, ना ही कोई चूक, इसलिए दानव सम्राट गुप्त तरीके से नागमणि पाना चाहता था। महामंत्री ने अपनी आंखें बंद की और सभी दानवों से दिमागी कांटेक्ट करने लगा। एक तरीके से ग्रुप कॉल, जिसमें सिर्फ महामंत्री बोल सकता था और आज सभी दानव सुनेंगे। महामंत्री ने सभी दानवों को समझा दिया कि उन्हें कल सुबह से क्या काम करना है। महामंत्री, हो गया दानव सम्राट, मैं सभी इंसानी लोक में रह राज दानवों तक खबर पहुंचा दी है, वो सभी कल सुबह से अपना काम शुरू कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ दानेश उस नागमणि को बड़े ही ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जादू के बाद भी उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी बाहर आ रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया और बोला, इस नागमणि को छोटी रंगभूमि के अंदर के जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसके पास कौन कौन सी शक्ति है, मुझे जानना है कि ये नागमणि कितनी ताकतवर है। दानिश उस नागमणि के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसने नागमणि के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने तो यहाँ तक सुना था कि नागमणि की मदद से एक बार मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये दानिश जांच करना चाहता था। दानिश ने इधर उधर देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी छोटी रंगभूमि बाहर निकाली और खिड़की के बराबर बढ़ा करके उसके अंदर चला गया। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, बस एक शेरा था जो खाली बैठा हुआ था और बोर हो रहा था। अरुण और गुड़िया जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मानवी और शिवा कल्टीवेशन कर रहे थे। दानिश को अंदर आते देख शेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह भागते हुए दानिश के पास आया और बोला, अच्छा किया आप आ गए भाई, मैं बहुत बोर हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। दानिश, ओह, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देख तुम्हारी सारी बोरियत खत्म होने वाली है। शेरा को समझ नहीं आया ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसे देख उसकी बोरियत खत्म हो जाएगी। शेरा खुश होते हुए बोला, मैं बोर होकर परेशान हो गया हूं, मैं और ज्यादा बोर नहीं होना चाहता था। उद्धरण चिन्ह।
शेरा की बात सुन दानिश ने अपना जो हाथ पीछे रखा था उसे धीरे धीरे आगे किया और शेरा की आंखों के सामने खोलने लगा। हाथ खोलते ही उसकी चमक से शेरा का चेहरा खिल उठा। उसने कभी भी सोचा नहीं था, ना ही कोई और अंदाजा लगा सकता था कि नागमणि दानिश के पास हो सकती थी। चैटी नागमणि का राज और उसकी शक्तियां। दानिश ने खोला रंगभूमि का राज। इंसानी लोक में रह रहे सभी दानवों को महामंत्री ने खबर भिजवा दी कि उन सभी को गुप्त रूप से काम करके नागमणि का पता लगाना है, वो किसके पास है। दानव सम्राट नहीं चाहता था कि और बार की तरह परीलोक उसके काम में टांग अड़ाए। दूसरी तरफ दानिश उस नागमणि की शक्तियों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो अपनी छोटी रंगभूमि में गया और शेरा से उसकी बोरियत दूर करने की बात कर उसके सामने नागमणि रख दी और कहा, इसे तो तुम भली भांति जानते ही होंगे, अब मुझे इसकी शक्तियों के बारे में जानना है, ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। नागमणि को देख शेरा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीमे से अपने दोनों हाथों से नागमणि को उठाया और बोला, भाई ये बहुत कुछ कर सकती है, इसकी शक्तियों अपार है, ये साक्षात भोले शंकर का वरदान है, ये जिसके पास होगी उसकी शक्तियां 5 गुनी बढ़ जाएंगी। ये एक ऐसा कवच है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये एक ऐसा बार है जो कभी खाली नहीं जा सकता। ये जिसके पास होगी वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। लेकिन बोलते हुए शेरा अचानक रुक गया। दानिश को पहले ही आधी अधूरी बातें समझ आई, उसमें भी शेरा ने आखिर में लेकिन बोल दिया। दानिश, लेकिन क्या, सही से समझाओ। शेरा, लेकिन भाई ये नागमणि अधूरी है। दानिश, अधूरी है, अब इसका क्या मतलब है। शेरा, बहुत सदियों पहले की बात है, जब ये नागमणि नागलोक के सबसे शक्तिशाली नाग को स्वयं भोलेनाथ ने दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस नाग के साथियों ने शक्तिशाली बनने के लिए इस नाग को धोखा दे दिया। आखिरी समय में उसने मरते हुए नागमणि के 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दिए। वो चारों टुकड़े चारों लोकों में चले गए। ये इंसानी लोक का नागमणि है, बाकी एक परी लोक में, एक पाताल लोक में और एक नागलोक में है। उस नाग ने ये सब जानबूझकर किया ताकि ये चारों टुकड़े कभी मिल नहीं पाए, उसे मारने वालों की मंशा कभी पूरी ना हो। दानिश, क्या नागलोक? कोई नागलोक भी है, लेकिन अब तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। शेरा, नागलोक ने खुद को चारों लोकों से अलग कर लिया। नाग के मरने के बाद वहां के एल्डर ने नागलोक को अलग कर दिया। उसे पता था कि आगे चलकर नागमणि के लिए चारों लोक एक दूसरे से लड़ सकते हैं। अगर नागलोक अलग हो जाएगा तो कोई उन चारों भागों को एक करने की नहीं सोचेगा और लोकों के बीच लड़ाई नहीं होगी। लेकिन दानव सम्राट आज भी इन टुकड़ों को एक करना चाहते हैं। उनके पास नागमणि का एक भाग है, वो बाकी 3 भाग भी चाहते हैं। दानिश, लेकिन जब नागलोक अलग हो चुका है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो दानव सम्राट नागमणि के पीछे क्यों पड़ा है? उद्धरण चिन्ह। शेरा, इसका तो मुझे भी नहीं पता, शायद उन्हें नागलोक का पता चल गया हो या फिर पता कर रहे हों। उद्धरण चिन्ह। दानिश, तो क्या इस टुकड़े के पास कोई शक्ति नहीं है? क्या ये किसी काम का नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शेरा, नहीं, इस टुकड़े के पास भी अपनी शक्तियां हैं। जहां तक मुझे पता है इस टुकड़े के पास रिकवरी पावर है। उद्धरण चिन्ह। दानिश, मतलब? शेरा ने नागमणि को अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ को दानिश की तरफ करते हुए बोला, आप मेरे इस हाथ को काट दो। शेरा की बात सुन दानिश चौंक गया और बोला, क्या, ये क्या बोल रहे हो? शेरा, भाई आपको नागमणि की शक्ति देखनी है ना, तो आप मेरा ये हाथ काट दो, आपको पता चल जाएगा इस टुकड़े के पास क्या शक्ति है। दानिश ने पास ही उड़ रही मोहिनी को उसका हाथ काटने का इशारा किया। मोहिनी ने ना चाहते हुए अपनी छड़ी घुमाई। उसकी छड़ी से एक रोशनी निकली जो शेरा के हाथ को क्रॉस करते हुए पार हो गई। उसका हाथ कट नीचे गिर गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे देख दानिश और मोहिनी दोनों चौंक गए। शेरा का हाथ धीरे धीरे वापस आ गया। थोड़ी ही देर में उसका हाथ पहले जैसा हो गया, उस पर कोई निशान भी नहीं था। शेरा, भाई अब आप समझे, इसके पास क्या शक्ति है। समझ आया कि शायद इसी वजह से जय का शरीर तालाब में सही सलामत और बिना किसी खरोच के मिला था। नागमणि ने उसके शरीर को तो दोबारा बना दिया, लेकिन उसे पूरी शक्तियां नहीं होने के कारण जय को वापस जिंदा नहीं कर सकी। ये देख दानिश को। दानिश अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मैं समझ गया। शेरा ने नागमणि दानिश को वापस कर दी और बोला, भाई मुझे लगता है अब आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। जहां तक मुझे पता है इस नागमणि की आभा दानव सम्राट तक जरूर पहुंच गई होगी और उन्हें ये आभास हो गया होगा कि नागमणि इंसानी लोक में कहीं है। वो जरूर किसी न किसी को इसे लाने के लिए भेजेंगे।
और जिसे भी वो भेजेंगे वो मुझसे कई गुना ताकतवर होगा, तो आपके लिए खतरा और बढ़ने वाला है। उद्धरण चिन्ह। इस बात का दानेश को पहले से ही पता था कि दानव इस नागमणि के पीछे है, इसी कारण तो जय और उसके बाबा को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अब दानेश किसी को कुछ नहीं होने देगा। दानेश, हाँ मुझे मेरी चिंता नहीं है, पर घर वालों की फिक्र है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शेरा, भाई आप एक काम कर सकते हो, आपको जिसकी टेंशन है उसे आप यहाँ क्यों नहीं ले आते, फिर आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सभी यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। शेरा की बात तो सही है, लेकिन दानिश ये सोच रहा था कि वो भाई और भाभी को क्या कहेगा, उसे सोचता देख मोहिनी बोली, हाँ शेरा सही है, तुम्हें अपनी पूरी फैमिली या जिनको भी खोना नहीं चाहते उन सभी को यहाँ ले आना चाहिए। इसमें इतना क्यों सोच रहे हो? दानिश, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुबह का समय। दानिश मोहिनी के साथ दरवाजे से बाहर आ गया था। हॉल में बच्चे ब्रिजेश और चांदनी बैठकर बातें कर रहे थे। दानिश झिझकते हुए वहां आया। वह सोच रहा था कि वह भाई को कैसे समझाएगा, और ऊपर से जब चांदनी को पता चलेगा कि मैं ही वीर हूं या फिर मैं ही काला साया हूं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। यही सब सोचते हुए वह हॉल में आ गया। उसे खुद में खोया देख चांदनी बोली, क्या हुआ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? उद्धरण चिन्ह। चांदनी की आवाज़ सुन दानिश अपनी सोच से बाहर आया और अपने भाई से बोला, भाई मुझे आपसे कुछ कहना है। दानिश ने सोच लिया कि चांदनी भले ही उसके बारे में कुछ भी सोचे, पर उसे अपने भाई को किसी मुसीबत में नहीं डालना था। दानिश की बात पर ब्रिजेश बोला, कहो क्या बात करनी है, तुम इतना झिझक क्यों रहे हो? जो भी बोलना है सीधा बोलो, मैं भाई हूं तुम्हारा। अभी कमरे से बाहर आई राजबाला भी उन्हें देखने लगी। वो भी जानना चाहती थी कि दानिश ऐसा क्या बोलने वाला है। कहीं वो घर में हिस्सा तो नहीं मांगने वाला कि उसके बच्चों के लिए अलग अलग कमरा चाहिए या फिर पैसे चाहिए। यही सोचकर राजबाला वहीं रुक गई। दानिश ने पहले सभी की तरफ देखा और बोला, भाई मैं आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, यहाँ आपकी और सभी की जान को खतरा है। ब्रिजेश एक साथ खड़ा हुआ और बोला। ये सुन सभी को जैसे झटका लगा। जान को खतरा? ये सुन राजबाला को तो काला साया याद आ गया। मतलब किससे मेरी जान को खतरा है? साफ साफ कहो। दानिश, आपको तो पता ही है कई साल पहले हमारे बाबा किस वजह से मारे गए थे। उन दानवों से हमारी सभी की जान को खतरा है। दानव अपनी अमानत को वापस लेने जरूर आएंगे, और जिस दिन वो आएंगे उस दिन क्या होगा आप समझ सकते हैं। ब्रिजेश ने बचपन में ही दानवों का खतरनाक रूप देख लिया था। वह अच्छे से जानता था कि दानव कितने खतरनाक हो सकते हैं। ब्रिजेश, अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इतने साल हो गए जब वो अब तक नहीं आए तो अब भी नहीं आएंगे। मैं भी पहले इसी डर में जीता था, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अमानत की बात सुन राजबाला के मुंह में जैसे लालच का पानी आ गया। वह आगे आए और ब्रिजेश से बोली, कौन सी अमानत? जय किस अमानत की बात कर रहा है? ब्रिजेश उसकी तरफ घुमा और घूर कर देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता कौन सी अमानत, और तुम्हें भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। और जय, अब तुम ज़्यादा मत सोचो उन दानवों के बारे में, हमें कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। राजबाला ब्रिजेश की बात सुन मुंह बनाकर खड़ी हो गई। चांदनी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों भाई किस अमानत की बात कर रहे हैं और दानवों से उनकी जान को कैसे खतरा है। दानिश ब्रिजेश को समझाते हुए बोला, भाई अब बात इतनी सीधी भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। दानव हमें कई सालों से ढूंढ रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि वो अपनी अमानत को भूल कर बैठ गए होंगे? नहीं, वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश, चलो मान लिया यहाँ हमारी जान को खतरा है, लेकिन हम यहाँ से छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा है क्या? उद्धरण चिन्ह। घर को छोड़कर जाने की बात सुन राजबाला को जैसे झटका लगा। उसकी शान खत्म होती दिखाई दे रही थी। अगर वो लोग घर छोड़कर गए तो उसका ये महल जैसा घर उससे छिन जाएगा। वह कैसे रहेगी अपनी शान को छोड़कर? ये सब सोचकर राजबाला बीच में आते हुए बोली, क्या हम घर को छोड़कर जाने वाले हैं? नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी बहुत सी यादें हैं, उनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। उद्धरण चिन्ह। राजबाला का नाटक देख ब्रिजेश गुस्से में बोला, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? मेरा घर, मुझे पता है तुम्हारी कौन सी यादें जुड़ी हुई है इस घर से। चुपचाप खड़ी रहो, अब बीच में कुछ मत बोलना। उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश ने एक ही झटके में राजबाला की बोलती बंद कर दी। चांदनी को उसकी इस हालत पर हंसी आ गई।
सच में उसे ब्रिजेश जीजू का नया अवतार अच्छा लग रहा था। अब कोई तो है जो उसकी बहन राजबाला को चुप कर सके। ब्रिजेश, हाँ तुम बोलो जय, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में क्या सोचा है? दानिश ने पहले चांदनी को देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोला, हाँ भाई, मैंने इस बारे में सब सोच लिया। तो क्या आप चलोगे मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश, हाँ मैं अपने भाई के साथ कहीं भी जा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बच्चे जैसे पहले ही समझ गए थे कि जय कहाँ ले जाने की बात कर रहा है, वो सभी बहुत खुश हो गए और ब्रिजेश से लिपट गए। पिंकी बोली, अब मुझे भी वहाँ बहुत मज़ा आएगा, हम सभी वहाँ खूब मज़े करेंगे। बाबा, आप ब्रिजेश बाबा को उस दुनिया में ले जाने की बात कर रहे हो ना? मुझे वो जगह बहुत पसंद है, बाबा को भी बहुत पसंद आएगी। उद्धरण चिन्ह। पिंकी की बातें उनमें से किसी के समझ नहीं आई, पर वो इतना तो समझ गए थे कि बच्चे उस जगह के बारे में जानते हैं। दानेश, हाँ मैं भाई को वहीं ले जाने की बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उस दरवाजे को देख जहाँ बच्चे बहुत खुश थे, वहीं ब्रिजेश, राजबाला और चांदनी चौंक गए। दानिश ने अपनी स्पेस रिंग से छोटे दरवाजे को बाहर निकाला और मंत्र बोलकर उसे बड़ा कर दिया। चांदनी को उस दरवाजे को देखकर एकदम से कुछ याद आया और उसके मुंह से निकला, ये तो वही है, इसका मतलब। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाए। उसने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए और सोफे पर बैठ गई। उसे जैसे कोई सदमा लगा हो। ब्रिजेश आगे आया और बोला, ये क्या है? क्या ये कोई दरवाजा है? उद्धरण चिन्ह। दानेश, हाँ ये एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी दुनिया का नाम सुन राजबाला उछलते हुए आगे आए और दरवाजे को हाथ लगाकर देखने लगी। 83 मानवी से चांदनी की जलन। शेरा ने दानेश को नागमणि के बारे में वो सब बता दिया जिसे वो जानता था। नागमणि के 4 भाग थे जो चारों लोकों में थे, उन सभी को दानव सम्राट हासिल कर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। शेरा दानेश को दानवों से सतर्क रहने को बोलता है, लेकिन दानेश को खुद से ज्यादा अपने यानी जय के घरवालों की चिंता थी, तो मोहिनी और शेरा उन सभी को रंगभूमि में लाने के लिए बोलते हैं। दानेश इस बारे में ब्रिजेश से बात करता है और सभी के सामने रंगभूमि का दरवाजा बाहर निकालकर बड़ा कर देता है, जिसे देख चांदनी को एक बड़ा झटका लगा और वह अपना मुंह बंद कर सोफे पर बैठ गई और अपने मन में खुद से बोली, ये दरवाजा, ये तो वही है जो रंगभूमि में मिला था। इसका मतलब जय ही काला साया है और काला साया ही वीर है, और वीर ने उस रात मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। आगे का सोचते ही इसके गाल लाल लाल होने लगे। वह जय से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जिस जय के पीछे वो पड़ी रहती है, वह जय उसके साथ रात बिता चुका है। यही सोच उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दानिश उसका चेहरा देख समझ गया था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन अब जय को डर था कि अब तो चांदनी बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। राजबाला जो दरवाजे को छूकर देख रही थी, वह बोली, क्या हम इस दरवाजे से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं? कैसी है वो दुनिया? क्या वो यहाँ से भी ज्यादा सुंदर है? उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश, जय, ये सब। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दानिश उसे समझाते हुए बोला, बस थोड़ी देर और आप सब कुछ समझ जाओगे। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दानिश सभी को अंदर ले गया। चांदनी वैसे तो पहले ही अंदर जा चुकी थी, उसे पता था कि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, वह नहीं रह पाएगी, तो वह सोफे पर ही बैठी रही। लेकिन पिंकी उसके पास आए और बोली, चांदनी दी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आओ ना आप भी हमारे साथ। चांदनी पिंकी को मना नहीं कर सकी और उसके साथ अंदर चली गई। अंदर जाते ही सभी को तेज गर्मी लगने लगी। उनमें से कोई कुछ बोलता इससे पहले पिंकी चांदनी का हाथ पकड़कर महल की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो आप लोगों को मैं यहाँ का परीलोक जैसा घर बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह अपने मुंह पर दोनों हाथ रख चौंकते हुए बोली। सभी महल के सामने पहुंच गए। महल को देख राजबाला की तो आंख फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा और सुंदर महल, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? उद्धरण चिन्ह। उसी के पास खड़े ब्रिजेश ने उसकी कमर पर चुटकी ले ली, जिसकी वजह से राजबाला की चीख निकल गई। राजबाला गुस्से में, क्या कर रहे हो आप? इतनी जोर से कौन चुटकी लेता है? उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश, तुम्हें सपने से जगा रहा था, अब खुद देख लो ये सपना है या हकीकत। उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश की बात पर सभी हंसने लगे। चांदनी भी महल देख चौंक गई। जब वह पिछली बार यहाँ आई थी तो यहाँ ऐसा कोई महल नहीं था, तो अब ये महल कैसे आया? उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। दानिश सभी को आगे ले जाते हुए बोला, आओ तुम्हें किसी से मिला देता हूँ, वो लोग भी यहीं रहते हैं।
आगे जाते हुए चांदनी की नज़र कुछ जाने पहचाने चेहरों पर गई। सबसे पहले उसे अरुण दिखाई दिया, जो किसी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। चांदनी खुद से बोली, ये भी यहाँ है। जय इस पागल को लेकर यहाँ क्यों आ गया? अरुण ने देखा दानिश आ गया तो वह भागते हुए उसके पास पहुंचा और बोला, भाई आप आ गए, और ये लोग कौन? अरुण ने इतना बोला ही था कि उसकी भी नज़र चांदनी पर गई, जो उसी को घूर कर देख रही थी। अरुण, और इसका चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। अरुण की बात सुन दानिश अपने मुंह पर हाथ लगाकर खांसने लगा। चांदनी उन दोनों को घूरते हुए बोली, हाँ हाँ, बताओ इसको मेरा चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम बताओगे या मैं बताऊं? चांदनी की बात सुन दानिश राजबाला की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरुण, ये मेरी भाभी है और चांदनी इनकी बहन है, और ये मेरे भाई है, और ये है अरुण, मेरा दोस्त। अरुण को चांदनी नाम सुनकर जैसे कुछ याद आने लगा। वह झट से बोला, चोरनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। चांदनी, हाँ मैं, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? उद्धरण चिन्ह। अरुण, दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। अरुण ने चांदनी को चोरनी बोला, जिससे राजबाला उसे घूरते हुए बोली, मेरी बहन को चोरनी कहने की हिम्मत कैसे हुई? वो कोई चोरनी नहीं है, उसका नाम चांदनी है, समझे? चोरनी नहीं। उद्धरण चिन्ह। राजबाला की बात सुन दानिश बीच में आते हुए बोला, भाभी, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, आपको इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप जाओ और महल देखो, आपको अपने लिए एक अच्छा सा कमरा देखना चाहिए, ऐसा ना हो आपसे पहले उसे कोई और ले ले। उद्धरण चिन्ह। कमरे की बात सुन वह झट से बोली, हाँ सही कहा तुमने जय, मुझे पहले अपने रहने के लिए कमरा देखना चाहिए, इस नमूने को तो मैं बाद में देख लूंगी। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने गुड़िया का भी परिचय करवा दिया। वो सभी मिलकर महल देखने लगे और अपने अपने लिए कमरे देखने लगे। बाहर दानिश अरुण को समझा रहा था कि वह अब कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे जिससे यहाँ लड़ाई हो। अब यहाँ सभी को एक साथ रहना था, तो सभी मिलजुल कर रहे वही अच्छा है। अरुण ने दानिश की बात सुन तो ली, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरुण और चांदनी बिना लड़े रह सकें। उन दोनों का तो जैसे कुत्ते बिल्ली वाला रिश्ता था, जो एक दूसरे को देख खाने के लिए दौड़ते हैं। चांदनी अपने लिए कमरा देख रही थी। एक कमरा काफी बड़ा और सुंदर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा कमरा लेके उसके दिमाग में आया उस दानिश के साइड वाला कमरा लेना चाहिए, ताकि वो जय के पास रह सके। वह हल्की मुस्कान के साथ आज बड़ी उसके साथ पिंकी भी थी। चांदनी, पिंकी, मुझे अपने बाबा का कमरा दिखाओ, मैं उनके पास वाला कमरा ही लूंगी। पिंकी, ठीक है दी, चलो मैं आपको बाबा का कमरा दिखा देता हूँ, आप उनके पास वाला कमरा ले लेना। उद्धरण चिन्ह। पिंकी चांदनी को दानिश के कमरे के पास ले गई। पिंकी, ये लो दी, आ गए हम बाबा के कमरे के बाहर। उद्धरण चिन्ह। दोनों जय के कमरे के बाहर खड़े थे। चांदनी के मन में आया कि वो एक बार जय का कमरा देख ले। चांदनी दानिश के कमरे में अंदर चली गई। पिंकी भी उसी के साथ थी। चांदनी अंदर का नज़ारा देख चौंक गई। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जय का कमरा ऐसा भी हो सकता था। पूरा का पूरा कमरा बिल्कुल सिंपल था। बिस्तर नीचे लगे हुए थे, उसमें कोई सुंदरता का सामान नहीं रखा था। लग नहीं रहा था कि यह कमरा इसी महल का है। चांदनी पूरे कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाने लगी कि अचानक एक जगह पर आकर उसकी निगाहें रुक गई। चांदनी की निगाहें कमरे के कोने पर गई तो वह चौंकते पिंकी से बोली, पिंकी, यह कौन है और जय के कमरे में क्या कर रही है? पिंकी ने कोने की तरफ देखा तो सामने मानवी कल्टीवेशन कर रही थी, जिसे देख चांदनी के मन में अनेक ख्याल और सवालों का पूरा समुंदर उमड़ गया। पिंकी बोली, चांदनी दी, यह मानवी दी है और यह भी यहीं पर हमारे साथ रहती है। उद्धरण चिन्ह। चांदनी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसे लगा जैसे मानवी यहीं पर जय के कमरे में उसके साथ रहती है, यानी मानवी और जय के बीच कुछ चक्कर चल रहा था। तभी तो मानवी जय के कमरे में कल्टीवेशन कर रही थी। चांदनी गुस्से में पलटी और बाहर आते हुए बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। पिंकी उसे रोकने की कोशिश करते हुए रह गई, लेकिन चांदनी गुस्से में महल से बाहर आ गई। उसे सामने अरुण और दानिश खड़े हुए दिखाई दिए, जो आपस में बातें कर रहे थे। चांदनी में गुस्से उसकी तरफ बढ़े जा रही थी। अरुण उसे देख बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चोरनी गुस्से में हमारी तरफ बढ़ी आ रही है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। भाई, आपने इससे लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप ही संभालो इसे और इस पागल के गुस्से को, मैं तो चला। उद्धरण चिन्ह। अरुण जल्दी से गुड़िया के पास चला गया। चांदनी जय के पास आते ही गुस्से में बोली,
मुझे नहीं रहना यहाँ पर, तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकना चाहती। उद्धरण चिन्ह। दानिश चांदनी की बात सुन चौंक गया और बोला, क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अरुण भी मेरे साथ था तो किसने कहा होगा? पिंकी ने कहा, या फिर किसी और ने कुछ कहा? उद्धरण चिन्ह डॉट। दानिश को लगा जैसे चांदनी किसी की बात से नाराज होकर वहां से जाना चाहती है, इसलिए वो जानना चाहता था कि किसने क्या कहा। चांदनी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे यहाँ से जाना है। उद्धरण चिन्ह। दानिश, जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुम जाना क्यों चाहती हो और इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। चांदनी बात को घुमाते हुए बोली, तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए कई लोग हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तुम्हारा दोस्त अरुण है, जीजू है, दी है और तो और तुम्हारी मानवी भी है, मेरे यहाँ रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चांदनी ने इतना ही कहा था कि वहां पर मानवी पिंकी के साथ आ गई। 84 मोहिनी का खुरापाती आइडिया। दानिश सभी को लेकर छोटी रंगभूमि के अंदर आ गया था, जहां अरुण चांदनी को देखकर चौंक गया और बोला, तारानकन, ये चोरनी यहाँ क्या कर रही है? तारानकन राजबाला अपनी बहन के बारे में चोरनी शब्द सुनकर थोड़ी सी भड़क गई, लेकिन दानिश ने अपना दिमाग चलाया और सभी को महल के अंदर कमरा देखने के लिए भेज दिया। चांदनी पिंकी के साथ अपने लिए कमरा देख रही थी। उसे विचार आया कि उसे जय के पास वाला कमरा लेना चाहिए। जब चांदनी पिंकी के साथ जाकर जय का कमरा देख रही थी तो उसे वहां पर कल्टीवेशन करते हुए मानवी दिखाई दी, जिसे देखकर वह गुस्से में बाहर आ गई और दानिश से कहने लगी उसे यहाँ पर नहीं रहना, वह उसे बाहर छोड़कर आ जाए। ये दोनों बातें कर रहे थे कि वहां मानवी पिंकी के साथ आ गई। चांदनी मानवी को जलन भरी तिरछी निगाहों से घूरने लगी। मानवी बोली, क्या हुआ सीनियर, कोई दिक्कत है क्या? उद्धरण चिन्ह। चांदनी और पिंकी की आवाज़ से मानवी कल्टीवेशन से बाहर आ गई थी। फिर उसे पिंकी ने वहां जो हुआ वह सब बता दिया और चांदनी के बारे में भी कि वह कौन है और वह यहाँ रहने वाली है। हालांकि उसे सुनकर आश्चर्य तो हुआ कि चांदनी जय की भाभी की बहन थी और थोड़ी जलन भी हुई, पर वह क्या कर सकती थी। मानवी की बात सुनकर दानिश बोला, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, पता नहीं चांदनी को क्यों गुस्सा आ रहा है, वह यहाँ से जाना चाहती है। दानिश की बात सुन पिंकी चांदनी के पास आए और बोली, चांदनी दी, आप यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? प्लीज़ आप यहाँ से मत जाइए, आप भी हमारे साथ रहिए ना, यहाँ पर देखो कितना अच्छा है। चांदनी पिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं यहाँ रुकना चाहती थी पर शायद यहाँ पर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं रंगभूमि शहर में रहूंगी ना, तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। उन सभी की बातें वहां मोहिनी परी भी सुन रही थी। वह चांदनी की बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वह दानिश के कान के पास आए और बोली, इसे कहते हैं प्यार की जलन, इसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, ये तो मानवी को देखकर जल रही है। इसे लग रहा है कि तुम्हारे और मानवी के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए ये यहाँ से जाना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी की बात सुन दानिश को सारा मंजरा समझ आ गया। उसने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगा कि शायद यह अच्छी बात है। अगर चांदनी को ये लगता है कि मेरा और मानवी का कुछ चक्कर चल रहा है तो यह अच्छी बात है, कम से कम चांदनी मेरा पीछा करना तो छोड़ देगी। अब तो दानिश ने भी सोच लिया कि वह चांदनी को दरवाजे के बाहर छोड़ आएगा। वह बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ आता हूँ। दानिश की बात सुन मोहिनी चौंक गई। उसे लगा नहीं था कि दानिश से ऐसा कुछ करेगा। दानिश दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब चांदनी के पास कोई चारा नहीं था। उसे लगा कि दानिश उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये क्या, वह तो उस बाहर छोड़ने के लिए राजी हो गया। चांदनी अपना मुंह बनाकर दानिश के पीछे पीछे चल दी। पिंकी उन्हें जाते हुए देख रही थी। पता नहीं मोहिनी को अचानक क्या हुआ कि वह गुस्से और जलन से भरी चांदनी के पास आए और उसके कान में धीमी आवाज में बोली, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? क्या तुम अपनी जय को किसी और के हवाले ऐसे ही छोड़ देगी? मुझे सब पता है, तुम जय को पसंद करती हो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। उद्धरण चिन्ह। अपने कानों में किसी की अनजान आवाज़ सुन वह चौंक गई, लेकिन मोहिनी बोलकर उसकी आंखों के सामने उड़ने लगी तो चांदनी समझ गई कि यह मोहिनी परी की आवाज़ थी। वह बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, और क्या ही करूँ फिर, मैं यहाँ पर रुककर उन दोनों को करीब आते हुए देखूँ, उन दोनों को बढ़ते हुए प्यार को देखूं। मुझसे तो नहीं होगा ये सब। उद्धरण चिन्ह।
दानिश कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था चांदनी को बाहर निकालने के लिए, इसलिए वह जल्दी ही दरवाजे के पास पहुंच गया। और चांदनी मोहिनी परी के साथ बातें करती आ रही थी। मोहिनी, लेकिन तुमसे ये किसने कह दिया कि जय और मानवी के बीच कुछ चल रहा है, या फिर उनके बीच प्यार बढ़ रहा है? उद्धरण चिन्ह। चांदनी मुंह बनाते हुए बोले, इसमें किसी के कहने की क्या जरूरत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मानवी जय के कमरे में कल्टीवेशन कर रही थी। अब उसे जय के कमरे में कोई भी समझ जाएगा कि उनका चक्कर चल रहा है, वरना वह जय के कमरे में क्यों आती? उद्धरण चिन्ह। मोहिनी ने अपना सर पीट लिया और बोली, कुछ नहीं चल रहा। मैं जय के साथ हर वक्त रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा जय के बारे में कोई नहीं जानता, और जहाँ तक मुझे पता है उन दोनों को बीच ऐसा। ये सुन अचानक चांदनी के पैर रुक गए और बोली, तो फिर जय मुझे बाहर छोड़ने के लिए इतनी जल्दी मान कैसे गया? उसने मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की। मोहिनी, वह यही तो चाहता था कि तुम उसका पीछा ना करो, वो हमेशा से यही चाहता था। और अब जब तुम उसके और मानवी के बारे में गलत सोचने लगी तो उसे मौका मिल गया तुम्हें अपने से दूर रखने का। इसलिए ना तो उसने तुम्हें समझाया और न ही ज़्यादा रोकने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। चांदनी अब कुछ कुछ समझ रही थी। 85 मानवी का दानिश को ले जाने का प्लान। बॉस की खराब हालत। दानिश के कमरे में मानवी को देख चांदनी इतनी बढ़ गई थी कि वह रंगभूमि को छोड़कर जाने वाली थी, और दानिश को भी यही चाहिए था कि वह चांदनी से कैसे भी पीछा छुड़ाएं। लेकिन मोहिनी परी, जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसने चांदनी को समझाया कि वह ऐसे कैसे किसी और के लिए अपने प्यार को छोड़ सकती है। उसे अपना बनाने के लिए उसे मेहनत करनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। चांदनी दरवाजे की ओर मोहिनी परी से बात करते हुए धीमे धीमे जा रही थी। दानिश पहले ही पहुंच चुका था। उसने चांदनी को आवाज लगते हो कहा, चांदनी अब इतनी धीमी क्यों आ रही हो? तुम्हें बाहर नहीं जाना क्या? थोड़ा जल्दी करो। चांदनी उसकी तरफ अपनी बाहें ऊपर कर घूरते हुए बोली, तुम्हें तो बड़ी जल्दी है मुझे यहाँ से बाहर निकालने की, क्या तुम मुझे यहाँ से भागना ही चाहते हो? नहीं, अगर चाहते हो तो बता दो। उद्धरण चिन्ह। दानिश, अरे अब ये क्या बात हुई? अभी तुमने खुद ने बोला था कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना, यहाँ से बाहर जाना है, और अब कह रही हो कि मुझे भगाने की जल्दी है। हद है यार। चांदनी, अच्छा मैंने कहा था चलो ठीक है, अब मैं ही कह रही हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, अब मैं यहीं पर रहूँगी। उद्धरण चिन्ह। चांदनी ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसके बदलते मन को देख जहाँ एक तरफ मोहिनी परी खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ दानिश को जैसे बड़ा झटका लगा। दानिश ने चौंकते हुए कहा, तारांकन, क्या क्या कहा मैंने? ठीक से सुना नहीं शायद, या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया है शायद, दोबारा बोलो। उद्धरण चिन्ह। चांदनी धीमी आवाज में साफ साफ हाथों के इशारे से समझाते हुए बोली, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रहूंगी, ठीक है? बोलकर चांदनी पीछे मुड़ी और महल की तरफ वापस चली गई। उसे वापस जाता देख विराट ने अपना सिर पकड़ लिया और खुद से बोला, अब इसे क्या हुआ? अच्छी खासी बला टल रही थी, लेकिन इस वाला को तुम मेरे ऊपर ही नाचना है। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जाते जाते रुक गई। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने सोचा कि अब चांदनी से पीछा छोड़ जाएगा, लेकिन क्या करें, उसके अरमान धरे की धरे रह गए। दानिश की हालत देख मोहिनी खुद से हंसते हुए बोली, अब आएगा खेल में असली मजा, जब जय होगा दो दो लड़कियों के बीच। देखने में बड़ा मजा आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी बहुत खुश नजर आ रही थी। चांदनी पिंकी के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ते हुए महल के अंदर ले जाते हुए बोली, चलो पिंकी, मेरे लिए कमरा देखते हैं, अब मैं यहीं पर रहूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। उद्धरण चिन्ह। चांदनी की बात सुन पिंकी खुश हो गई। चांदनी पिंकी को लेकर मानवी की तरफ घूरती हुई अंदर चली गई। मानवी को चांदनी की जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने ही मन में खुद से बोली, लगता है चांदनी भी सीनियर से प्यार करती है, उसकी जलन से साफ पता चल रहा है कि मुझे सीनियर के कमरे में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर मैं भी हार नहीं मान सकती, वो सीनियर से प्यार करती है तो क्या हुआ, सीनियर तो नहीं करते ना। अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं सीनियर को यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। चांदनी, मुझसे जितना इतना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। मानवी दानिश के पास आए और बोली, सीनियर, हमें यहाँ पर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है। हमें स्कूल चलकर एक बार वहाँ का हाल चाल देख लेना चाहिए, क्या कहते हो? उद्धरण चिन्ह। सीनियर, हमें यहाँ पर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है।
हमें स्कूल चलकर एक बार वहाँ का हाल चाल देख लेना चाहिए, क्या कहते हो? उद्धरण चिन्ह। भी हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। दानेश, हाँ तुम ठीक कह रही हो, काफ़ी टाइम हो गया है, हमें एक बार स्कूल चलना चाहिए। वहाँ कुछ ऐसे लोग। दानेश का इशारा बहादुर की तरफ था, जिसने हेड बनने के लिए दानेश के साथ लड़ाई की थी लेकिन वो हार गया। अब जब मानवी या दानेश वहाँ नहीं है तो उसका कोई भरोसा नहीं वो वहाँ क्या कर रहा होगा। मानवी ने दानेश को दरवाजे से बाहर अपने साथ ले जाने का प्लान बनाया और कामयाब भी रहा। अब चांदनी यहाँ रह भी ले तो क्या, अब कुछ दिन दानेश मानवी के साथ ही रहने वाला था। ये सोच सोच मानवी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। दरवाजे के बाहर रंगभूमि शहर में विजय सिंह और उसके सैनिकों ने रात भर पूरे शहर का चक्कर काट लिया लेकिन उन्हें वो लड़का कहीं भी नहीं मिला। विजय सिंह गुस्से में सम्राट और रानी को घूरते हुए बोला, ये सब तुम दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तुम दोनों खुद को हीरो साबित करने के लिए अकेले नहीं जाते तो वह यहाँ से नहीं भाग पाता। लेकिन तुम लोग तो खुद को बहुत बड़े महारथी समझते हो ना, और करो अकेले उस पर हमला, से तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो सभी अभी भी बॉस के घर पर थे। जब उन्हें दानेश पूरे शहर में कहीं नहीं मिला तो वो सभी बॉस के घर पर ही वापस आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि यह घर उसी लड़के का था, इसलिए वो यहाँ उसका छुप कर इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब पूरा दिन भी निकल गया तो विजय सिंह से रहा नहीं गया और उन दोनों को डांटने लगा। वो दोनों चुपचाप विजय सिंह की डांट सुन रहे थे। सम्राट मन ही मन सोच रहा था कि रानी सही कहती है, कमजोर रहना भी एक गुनाह है। अगर मैं ताकतवर होता तो शायद पिताजी आज मुझे इस तरह नहीं डांट रहे होते। मैं उस लड़के को पकड़कर पिताजी के कदमों में डाल देता और इस टाइम पिताजी डांट की जगह शाबाशी दे रहे होते। सम्राट के दिमाग में रानी की बातें घूम रही थी कि उसे ताकतवर होना चाहिए जिससे वो ब्लैक ड्रैगन गैंग का असली लीडर बन सके, फिर कोई उससे ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत नहीं करेगा चाहे वो उसके पिताजी ही क्यों ना हो। सम्राट ने खुद से कसम खा ली कि अब उसे ताकतवर बनना ही होगा और जल्द से जल्द ब्लैक ड्रैगन गैंग का असली लीडर बनना होगा। विजय सिंह, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ सब और आसपास के शहरों में जाकर उस लड़के को देखो। और अब इस बार वो किसी को मिलता है तो सबसे पहले मुझे खबर करना, मेरे आने से पहले उस पर कोई हमला नहीं करेगा। सभी लोग जल्दी से वहां से पास वाले शहरों की तरफ निकल गए। विजय सिंह वहीं रुक गया। अब किसी को तो यहाँ रहना था तो खुद विजय सिंह यहीं रुक गया। वो बॉस के बेड पर ही लेट गया। बॉस जो उसे खुफिया दरवाजे के एक छेद से देख रहा था। बॉस धीमी आवाज में बोला, अबे ये साला, सो तो ऐसे गया जैसे ये इसके बाप का बिस्तर हो। मेरा एंटीक बेड, मेरे बेड पर दुश्मन सो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। शंकर, बॉस अगर आप कहो तो मैं इससे बिस्तर से हटने को बोल कर आऊं। उद्धरण चिन्ह। बॉस शंकर की तरफ घूरा और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। जब शंकर उसके बिल्कुल पास आ गया तो बॉस ने शंकर का सर पकड़कर उसकी टकली बजाना स्टार्ट कर दिया। अचानक शंकर के मुंह से एक चीख निकल गई। बॉस ने उसका मुंह बंद किया और धीमी आवाज में बोला, अबे साले मरवाएगा क्या, वह हम दोनों की चटनी बना देगा, चिल्लाना बंद कर। अरे चुप हो जा गधे। उद्धरण चिन्ह। शंकर ने अपना सिर हिलाया, इसका मतलब था कि वो अब कुछ नहीं बोलेगा। अचानक बेड पर सो रहे हैं विजय सिंह को लगा कि उसने किसी की आवाज़ सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह खड़ा होकर अलमारी की तरफ आने लगा। बॉस विजय सिंह को अलमारी में हुए छोटे छेद से देख रहा था। बॉस सोच रहा था कि अगर इस इंसान को हमारी थोड़ी सी भी भनक लग गई तो आज ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी सांस तक बंद कर ली। विजय सिंह अलमारी में रखी पुस्तकों पर अपना हाथ घुमाने लगा। अंदर बॉस ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कन तेज और तेज होती जा रही थी। जब विजय सिंह को अलमारी में कुछ अजीब नहीं लगा तो वह वापस मुड़कर बेड पर जाकर बैठ गया और खुद से बोला, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते, मैंने अभी अभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी। यहाँ पर तो कोई नहीं है तो यह आवाज़ कहाँ से आई होगी। विजय सिंह इधर देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आई होगी और इधर बॉस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इसे पता नहीं चल जाए कि यहाँ कोई और भी है। शंकर अपना सिर सहलाते हुए अपने बॉस को बाहर झांकते हुए देख रहा था और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अब मैंने गलत क्या कहा, मैं तो सिर्फ उसे बॉस के बेड से हटने के लिए बोलने वाला था और बोलकर फिर से अंदर आ जाता, उसे क्या पता चलता। लगता है बॉस में दिमाग ही नहीं है। 86 बॉस का सेकंड प्लान चांदनी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ।
चांदनी अपने लिए रूम देखने चली गई। उसने रंगभूमि से बाहर जाने का अपना इरादा छोड़ दिया था। वह जय को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। तो दूसरी तरफ मानवी ने भी सोच लिया था कि अगर चांदनी यहाँ से नहीं जाएगी तो क्या हुआ, वो जय को लेकर खुद बाहर चली जाएगी। उसे तो जय के साथ समय चाहिए था, अब वो रंगभूमि के अंदर हो या बाहर। उधर बॉस के घर विजय सिंह रुक गया था। उसने अपने सैनिकों और रानी सम्राट को उस लड़के को ढूंढने के लिए आसपास के शहरों में भेज दिया और खुद यहाँ उसका वेट करने लगा। विजय सिंह ने अनजान आवाज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और बिस्तर पर लेट गया। उसके लेटते ही जैसे बॉस के दिल को शांति मिल गई हो, उसने लंबी सांस लेते हुए आह भरी। बॉस, अब हमारे यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। अब अगर यहाँ ज़्यादा देर रुके तो पता नहीं क्या होगा। अगर इसके साथ ही आ गए तो यहाँ से भगवम और मुश्किल हो जाएगा। जाने की बात सुनकर शंकर खुफिया दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। वह दरवाजे को पकड़ता इससे पहले बॉस ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और इशारा करते हुए पूछा, यह क्या कर रहे हो भी? दरवाजा क्यों खोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शंकर, बॉस, अभी आपने ही तो कहा था कि अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, तो उसी के लिए दरवाजा खोल रहा था। उद्धरण चिन्ह। बॉस ने अपना सर पीट लिया और कहा, तू गधा का गधा ही रहेगी। तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अबे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? देख, वहाँ सामने वो यही लेटा हुआ है, हमारे बाहर जाते ही हमारा कचुम्बर निकाल देगा। शंकर सोचते हुए बोला, तो फिर अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो बाहर कैसे जाएंगे? अच्छा, अब समझ आया, हम इस छेद से होकर बाहर जाएंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शंकर छेद की तरफ अपनी 2 उंगलियों से उसे नापते हुए बोलता है, उसे खर्च मत कर, अगर अभी खर्च कर दिया तो बाद में क्या करेगा? बिना दिमाग के कैसे रह पाएगा रे तू बस चुपचाप मेरे पीछे पीछे। बस थोड़ा रोने की एक्टिंग करते हुए बॉस बोला, अरे भाई रहने दो, तो तेरे पास इतना सा दिमाग है। अब बेचारा शंकर क्या करे, अपना मुंह बंद करके बॉस के पीछे पीछे चल दिया। बॉस जो एक और दरवाजे के पास जाकर रुका, लेकिन ये दरवाजा बिल्कुल पत्थर के जैसा लग रहा था। कोई भी एक बार ने देख के फर्क नहीं बता सकता कि वह लकड़ी है या पत्थर। वहां उसके एक बटन दबाया और बटन दबाते ही सामने वाला दरवाजा खुल गया। छोटी रंगभूमि में मानवी ने दानिश को मार्शल आर्ट हाई स्कूल जाने के लिए मना लिया था, और वैसे भी उनका जाना जरूरी था। वह अब वहां का हेड जो बन गया था, अब सभी जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही थी। जब सभी शाम को एक साथ आ गए तो दानिश बोला, अब हम सब एक परिवार है, हम सभी को यहाँ मिलजुल कर रहना है। अगर किसी को कोई परेशानी आए तो वह मोहिनी परी को अपनी परेशानी बता सकता है। मोहिनी परी अपना सुन दानिश की तरफ घूरकर देखने लगी और खुद से बोली, इसने मुझे समझ क्या रखा है? जब देखो कोई न कोई काम पकड़ा देता है। मुझे यहाँ पर इसकी रक्षा करने के लिए भेजा है, लेकिन यह है कि मुझे नौकर समझकर जो चाहे करवा लेता है। बेटा, और जी लो अपनी जिंदगी, अगर तुम्हें नहीं रुलाया ना तो मेरा नाम भी मोहिनी परी नहीं। उद्धरण चिन्ह। किसी को कोई परेशानी नहीं थी, और अगर परेशानी थी भी तो उसका ऐसे ही समाधान नहीं कर सकता था। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ किसी को कोई परेशान नहीं है, तो मैं एक जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जरूरी बात सुन सभी उसके मुंह की तरफ देखने लगे कि जय अब कौन सी जरूरी बात बताने वाला है। चांदनी ने मानवी के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्करा रही थी। चंदनी झट से उसकी मुस्कान का मतलब समझ गई। लगता है जय अब जो भी बोलेगा वो इस मानवी ने उसे सिखाया होगा। अब पता नहीं मेरे जय को कौन सी पट्टी पढ़ा दी इसने। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने एक बार सभी के चेहरों की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे। उसने खासकर अपना गला साफ किया और बोला, अब हम यहाँ से मानवी के स्कूल जाने वाले हैं। तुम सभी तो यही रहोगे मेरे स्पेशल कमरे के अंदर, लेकिन मुझे स्कूल जाना होगा, वहाँ का हाल चाल देखना होगा। मानवी के स्कूल जाने के बाद सुन कर चांदनी मानवी की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अच्छा तो ये प्लान था इसका। वैसे अच्छा सोचा था इसमें भी। अब जब जय यहाँ पर नहीं रहेगा तो मेरे रहने या नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसका इसका प्लान जय को यहाँ से लेकर बाहर जाने का है। चांदनी, लेकिन तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है क्या? मतलब स्कूल तो मानवी का है, शिवा का है, तो अगर यह जाएंगे तो भी चलेगा, तुम क्यों जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दानिश थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं कि मैं मार्शल आर्ट हाई स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। अब वहाँ का हेड होने के नाते वहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर जैसे चांदनी, ब्रिजेश और मधुबाला को झटका लगा।
जिस इंसान को लड़ना तक नहीं आता था वह एक प्रिंसिपल है कैसे बन सकता था। चलो चांदनी को तो पता चल गया था कि जय ही काला साया है और काले साए की ताकत को पूरा शहर जानता था। लेकिन भैया और भाभी उन्हें तो जय की ताकत के बारे में नहीं पता था कि जय कब इतना ताकतवर बना कि वह एक स्कूल का हेड बन गया। उन दोनों में से किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कब और कैसे होगा। दानिश, देखो अभी इतना सोचने समय नहीं है, मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा मैं वहां का हेड कब और कैसे बना। अब हमें स्कूल के लिए निकलना होगा। चांदनी एक साथ खड़ी हुई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल। चांदनी की बात सुन दानिश सहित शिवा और अरुण उसके मुंह की तरफ देखने लगे। मानवी तो ऐसे मुस्करा रही थी कि उसे पहले से पता हो कि चांदनी कुछ ऐसा ही करने वाली थी। क्या बॉस वहां से बाहर भाग पाएगा? क्या विजय को बॉस और शंकर के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा? क्या दानिश चांदनी को अपने साथ मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल ले जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का चैप्टर 87 चांदनी के लिए कुछ रोमांटिक पल। इधर रंगभूमि में दानिश ने सभी को बताया कि वह अब मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का नया हेड बन गया है, जिस बात पर ब्रिजेश और राजबाला को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें तो यही पता था कि जय एक साधारण लड़का है जिसे कल्टीवेशन भी नहीं आता। जब दानिश ने कहा कि वो मानवी के साथ स्कूल को देखने के लिए जा रहा है तो वो भी उनके साथ जाएगी। दूसरी तरफ बॉस और शंकर अभी भी खुफिया कमरे में थे। बाहर विजय सिंह उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब बॉस ने शंकर को मारा तो उसकी चीख सुन ली, जिसे विजय सिंह ने सुन लिया। विजय सिंह चीख का कारण जानने के लिए कमरे में घूम रहा था, जिसे देख बॉस की धड़कन बढ़ गई। बॉस शंकर को पीछे की तरफ ले गया और एक दरवाजा खोलकर उसमें घुस गया। शंकर बॉस के पीछे पीछे चल दिया। शंकर, बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? उद्धरण चिन्ह। दरवाजे के पीछे एक सुरंग बनी हुई थी जिसमें काफी अंधेरा था। शंकर को नहीं पता था कि ये अंधेरा रास्ता कहाँ जा रहा है, तो उसने बॉस से पूछ लिया, बॉस, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इसलिए मैंने गैंग बनाने से पहले बचने के बारे में सोचा। इसलिए पहले खुफिया कमरा बनाया और फिर उसके बाद खुफिया कमरे से खुफिया सुरंग बनाई जो हमें सीधे शहर से बाहर जंगल में ले जाएगी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसकी गैंग में सिर्फ 2 ही लोग हैं, शंकर और बॉस। पर बॉस ने अपना बचाव पहले से सोच रहा था। उसे पता था उस पर कभी भी हमला हो सकता था, तो बचने का उपाय पहले सोचना जरूरी था। शंकर, बॉस, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब ये दरवाजा था तो हम पहले क्यों नहीं आए इस रास्ते से? अब एक दिन बाद क्यों आ रहे हैं? हम कल ही आ जाते। उद्धरण चिन्ह। बॉस, अरे ओ पागल इंसान, मैं ये सोच रहा था अगर वो चले गए तो फिर हम सामान लेकर भागेंगे, लेकिन जब वो नहीं गए तो अब बिना सामान के भागना पड़ रहा है। वहां ज्यादा देर नहीं रह सकते थे, इसलिए आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। शंकर काफी मंद बुद्धि था, इसीलिए तो बॉस के साथ जुड़ गया, नहीं तो इतने कमजोर आदमी को अपना बॉस कौन बनाता है। इधर बॉस और शंकर खुफिया सुरंग के रास्ते से शहर के बाहर जंगल की तरफ निकल गए और उधर चांदनी ने कहा कि वह भी दानिश और मानवी के साथ मार्शल आर्ट हाई स्कूल जाएगी। चांदनी की बात सुनकर दानिश सोने लगा। अब इसको मार्शल हाई स्कूल क्यों जाना है? क्या ये वहां पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली? अब तो लगता है मैं जहां जहां जाऊंगा यह वहां वहां मेरा पीछा करेगी। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी परी जल्दी से चांदनी के कान के पास आए और बोली, तुम्हारा निर्णय एकदम सही है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बेझिझक बोल सकती हो, पर इस जय का पीछा कभी मत छोड़ना। उद्धरण चिन्ह। चांदनी ने मोहिनी के बात पर अपना सिर हिला दिया और मन ही मन जवाब दिया, तुम नहीं भी बोलती तब भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तब से मैं खुद ये सोच रही थी कि जय को अगर उस रात के बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा कि मैं किसी पराये अनजान मर्द के साथ सो चुकी हूँ। लेकिन अब जब मुझे पता है कि वो सोने वाला कोई और नहीं खुद जय है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दानिश, अब तुम वहां पर क्या करोगी? तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, तुम यहाँ बच्चों के साथ रहो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। चांदनी नौटंकी करते हुए ब्रिजेश के पास गई और बोली, देखो ना जीजू, ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। अब क्या मैं इसका स्कूल देखने भी नहीं जा सकती क्या? उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश ने चांदनी का उदास चेहरा देखा और दानिश से बोला, क्यों नहीं जा सकती चांदनी तुम्हारे साथ? अब उसका मन है तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। बच्चे के पास मैं हूँ, शेरा है और अरुण भी तो है और गुड़िया भी। इतने सारे लोग हैं, तुम ले जाओ इसे।
दानिश ब्रिजेश से कुछ बोलना चाहता था कि रह गया। ठीक है, तुम चल सकती हो हमारे साथ, पर वहां पर कोई हंगामा खड़ा मत करना, समझी? ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छी बच्ची बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, कोई हंगामा नहीं करूंगी, बोलकर वह एक छोटी बच्ची की तरफ शर्माने लगी। चांदनी ऐसे करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, जिसे देख अरुण अपना मुंह बनाने लगा। दानिश, चांदनी, मानवी और शिवा चारों दरवाजे से बाहर आ गए। मानवी वही पहले की तरह शिवा के साथ तलवार पर खड़ी हो गई और चांदनी अपनी तलवार पर खड़ी होकर दानिश की तरफ देखते हुए बोली, जय, यहाँ आ जाओ मेरे पास, आज हम साथ साथ चलेंगे। चांदनी की बात पर मानवी भी उसे घूर कर देखने लगी और बोली, वो अपने आप उड़ सकते हैं, उन्हें तुम्हारे साथ उड़ने की जरूरत क्या है? उद्धरण चिन्ह। चांदनी, मैंने तुमसे नहीं जय से पूछा है, जय आओ ना। मानवी को सुनाने के बाद वह फिर से जय से बड़े प्यार से बोली। चांदनी आगे बोली, मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, मैं अच्छी बच्ची बनी रहूंगी। अब तुम भी मेरी बात मानो और आ जाओ, ये हमारी पहली राइड होने वाली है एक साथ। अब जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने अजीब तरह से अपनी गर्दन घुमाए और चांदनी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मानवी ने ये देख गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। मानवी को गुस्से में देख शिवा खुद से बोला, लगता है दोनों के बीच प्रतियोगिता चल रही है, वीर भाई के लिए। सही है भाई, इनके लिए भगवान ने दो दो दे दी, लेकिन यहाँ हमारे लिए एक भी नहीं है। लगता है अरुण का भी टांका भिड़ जाए, अब मैं ही अकेला रहने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिवा उन्हें देख खुद की किस्मत को कोस रहा था। फिर वो सभी मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल जाने के लिए उड़ गए। चांदनी रास्ते में जानबूझकर बार बार पीछे हो रही थी और खुद को जय से सटा रही थी, जिसकी वजह से मानवी को जलन हो। चांदनी ने अपने वालों को खुला कर लिया, अब उसके बाल उड़कर दानिश के चेहरे पर जा रहे थे। चांदनी के वालों से आ रही भीनी भीनी खुशबू दानिश के मन को भटका रही थी। बालों के उड़ने से चांदनी की दिखती गोरी पतली चिकनी गर्दन बहुत ही आकर्षक लग रही थी। दानिश अपना मन वहां से हटाने के लिए इधर उधर देखने लगा। चांदनी की हरकतों पर मानवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपने पीछे खड़े शिवा को कोहनी मार दी। दर्द की वजह से शिवा के मुंह से उफ निकल गया। शिवा, अब तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया? मानवी गुस्से में चांदनी की तरफ इशारा करते हुए बोली। वो देखो, वो चांदनी मेरे सीनियर को अपनी अदाओं से रिझाने में लगी है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। शिवा, तारांकन, जब गुस्सा उस पर हो तो जाके उसे ही मारो, मुझे क्यों मार रही हो? उद्धरण चिन्ह। मानवी, वही तो दिक्कत है, अब मैं सीनियर के सामने उस चांदनी पर तो अपना गुस्सा नहीं उतार सकती, तो तुम पर ही निकालूंगी ना। लेकिन मौका मिलते ही मैं इस चांदनी की बच्ची पर भी अपना पूरा गुस्सा निकाल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। मानवी को चांदनी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन दानिश नहीं होता तो वह भी चांदनी से लड़ने लग जाती। अचानक चांदनी अपना बैलेंस खराब होने का नाटक करने लगी, जैसे वो नीचे गिर जाएगी। चांदनी का बैलेंस खराब होता देख दानिश ने उसे कमर से पकड़ लिया। अपनी पतली कमर पर जय के हाथों का स्पर्श होते ही चांदनी की आंखें बंद हो गई। उसने अपने हाथ दानिश के हाथों पर रख दिए। मानवी ने ये देख फिर से पीछे खड़े शिवा को कोहनी मारी, लेकिन इस बार शिवा तैयार था। उसे पता था ऐसा दोबारा भी हो सकता है। जब उसने चांदनी और दानिश को देखा तो वह समझ गया अब मानवी उसे मारने वाली है, तो उसने उसकी कोहनी के आगे अपना हाथ लगा दिया। शिवा, शुक्र है इस बार बच गया। उसके बोलते ही मानवी ने फिर से लगातार कई बार कोहनी मारी, पर हर बार शिवा ने रोक लिया। मानवी तब तक कोहनी मारती रही जब तक दानिश ने अपना हाथ चांदनी की कमर से नहीं हटा लिया। दानिश अपने हाथ हटाते हुए बोला, दानिश, आराम से चलो और थोड़ा ध्यान रखो। उद्धरण चिन्ह। चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, उसने सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल पहुंचने वाले ही थे कि अपना ध्यान चांदनी से हटाने के लिए इधर उधर देख रहे दानिश को नीचे दो लोग दिखाई दिए जो चोरी छिपे स्कूल की तरफ ही जा रहे थे। दानिश को उन पर शक हुआ कि कहीं ये लोग स्कूल के दुश्मन तो नहीं है, शायद ये बहादुर के आदमी हो या फिर स्टीफन स्कूल के आदमी हो जो स्कूल की तरफ अपने किसी गंदे इरादे से जा रहे हों। दानिश उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये लोग कौन है जो स्कूल की तरफ चोरी छिपे जा रहे हैं? कहीं ये स्कूल के कोई दुश्मन तो नहीं है? तीनों उस तरफ देखने लगे। उन दोनों के चलने के तरीके से लग रहा था कि वो छिप छिप कर जा रहे हैं, और ऐसे तो कोई चोर या दुश्मन ही जाता है। चांदनी गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, इन्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली अब। चांदनी को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया। उन दोनों की वजह से उसके और दानिश के बीच चल रहा कनेक्शन टूट गया।
वो चाहती थी कि जय के साथ कुछ देर और ऐसे ही बिताए, लेकिन उन दोनों की वजह से चांदनी का पूरा मूड खराब हो गया। मानवी, आप सही कह रहे हैं सीनियर, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये जरूर हमारे किसी दुश्मन ने भेजे होंगे। हमें इन्हें स्कूल पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। शिवा, जल्दी चलो। उद्धरण चिन्ह। चारों उन दोनों की तरफ तेजी से उड़ गए। झूठ मत बोलो, तुम दोनों की नानी बीमार है तो तुम मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल की तरफ क्यों जा रहे हो? सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बॉस और शंकर दोनों डर गए। शंकर कांपते हुए बोला, बॉस, आप इन्हें सच क्यों नहीं बता देते? हम दोनों खुफिया रास्ते से हमारा घर छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि हमारे घर पर ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर विजय सिंह बैठा हुआ है। अगर हम पकड़े जाते तो वो हमें मार डालता। उद्धरण चिन्ह। शंकर की बात पर बॉस उसे घूर कर देखने लगा और सोचने लगा, ये पागल इंसान लगता है आज हम दोनों को मरवाकर ही रहेगा। अगर ये लड़कियां भी उस गैंग से हुई तो इसमें इतनी अकल भी नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। ब्लैक ड्रैगन गैंग के लीडर का नाम सुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। चांदनी, अब तुम दोनों ही बताओ, तुम में से किसकी कहानी सच है? उद्धरण चिन्ह। बॉस या शंकर में से कोई कुछ जवाब देता इससे पहले दानिश, जो अभी तक अंधेरे में खड़ा हुआ था, वह बाहर आते हुए बोला, चांदनी, इन दोनों को छोड़ दो, मैं इन दोनों को जानता हूं। उद्धरण चिन्ह। बढ़ने लगे, लेकिन चांदनी और मानवी दोनों ने अपनी तलवार आगे कर दी। उन दोनों के कदम वहीं पर रुक गए। बॉस दानिश से बोला। दानिश का चेहरा देख वो दोनों दानिश की तरफ, भाई, हम दोनों को बचाओ इन दोनों से। हम आपकी वजह से ही इस मुसीबत में पड़े हैं और आपके साथी ही हमें मारने की बातें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बॉस की बात उन तीनों के समझ नहीं आई। वो तीनों दानिश की तरफ देखने लगे। दानिश आगे बढ़ा और मानवी, चांदनी की तलवार को नीचे कर उन दोनों के पास आते हुए बोला, मैंने कहा ना, इन दोनों को छोड़ दो, मैं इन दोनों को अच्छे से जानता हूं। उद्धरण चिन्ह। बॉस, थैंक यू भाई, आपने इन दो खतरनाक गुस्से वाली लड़कियों से हमें बचा लिया। अब हम चलते हैं, हम और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। उद्धरण चिन्ह। दानिश, अगर तुम्हें फिर से ब्लैक ड्रैगन गैंग के आदमियों ने पकड़ लिया तो फिर तुम क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह। बॉस और शंकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बॉस डरते हुए बोला, भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको हम जिंदा इंसान अच्छे नहीं लग रहे क्या, जो आप हमें मरवाने की बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दानिश, नहीं, मैं तुम दोनों को अपने साथ रहने की बात कर रहा हूं। मैं मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का नया हेड हूं, तुम दोनों वहां रह सकते हो। अगर तुम वहां रहे तो ब्लैक ड्रैगन गैंग से बचे रहोगे और तुम दोनों अपना कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ा सकते हो। इतने कमजोर कल्टीवेशन के साथ तुम दोनों अपनी जान तक नहीं बचा सकते। उद्धरण चिन्ह। दानिश की बात से बॉस और शंकर ही नहीं, मानवी, चांदनी और शिवा भी चौंक गए। मानवी, सीनियर, क्या अब आप इन चोरों को भी हमारे स्कूल में लाना चाहते हो? अगर इन्होंने वहां कुछ गड़बड़ की तो? बॉस मानवी को जवाब देते हुए बोला, आप चिंता मत करो, हम वहां पर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हम दोनों सच में अपना कल्टीवेशन बढ़ाना चाहते हैं, हम दोनों सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान देंगे। उद्धरण चिन्ह। दानिश, इन दोनों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अगर दोनों ने कोई गड़बड़ की तो इसकी सजा मैं खुद इन दोनों को दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब मानवी चुप हो गई, अब इससे आगे वो क्या ही बोलती। बॉस खुश होते हुए बोला, धन्यवाद भाई, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। यहाँ से स्कूल पास ही था तो वो सभी साथ में ही सुबह तक पैदल पैदल स्कूल पहुंच गए। पूरे रास्ते भर चांदनी उन दोनों को कोसती रही। उन दोनों की वजह से चांदनी दानिश के साथ दोबारा नहीं उड़ पाए। तो वहीं पर मानवी ने सुकम मनाया कि इन दोनों की वजह से एक काम तो अच्छा हुआ, उसे अब चांदनी और दानिश को करीब नहीं देखना पड़ेगा। स्कूल में जाकर उन्होंने देखा कि सभी स्टूडेंट्स एक जगह खड़े हुए थे। उन सभी के सामने बहादुर सिंह खड़ा हुआ था, जो उन्हें कुछ बोल रहा था। दानिश, मानवी और शिवा के वहां आते ही बहादुर सिंह ने बोलना बंद कर दिया। जब स्टूडेंट्स ने दानिश को वहां देखा तो सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई और वो सभी दानिश की तरफ भाग कर गए। उन सभी ने पिछले कुछ दिनों में वहां जो हुआ वो सब बता दिया। हुआ ऐसा था कि कुछ दिन तो वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन वहां पर स्टीफन स्कूल का एक टीचर आया जो सभी को धमकी देते हुए बोला, इस स्कूल में ऐसा कौन आ गया जिसने मेरे स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने की जुर्रत की, वह मेरे सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर उसे पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है।
तो वह उन सभी को धमकी देकर गया कि अगर वो 5 दोनों तक वापस नहीं आया तो स्टीफन स्कूल का वह टीचर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल को बर्बाद कर देगा और उसे अपना स्कूल बना लेगा। आज वही दिन था जब स्टीफन स्कूल का वह टीचर आने वाला था। मार्शल स्कूल के स्टूडेंट्स ने दानिश और मानवी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए। आज सुबह सुबह बहादुर इसी मामले में स्टूडेंट्स से बातें कर रहा था कि हमें ऐसे हेड की ज़रूरत नहीं है जो स्कूल को मुसीबत में डालकर निकल जाए। आप लोगों को अब मुझे अपना हेड बनाना होगा। मैं खुद उस स्टीफन स्कूल के टीचर के साथ मुकाबला करूंगा और अपने स्कूल को बचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। स्टूडेंट्स कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही दानिश और मानवी वहां आ गए। 89 बहादुर को मिला इस्तीफा। विक्रम ने अपने घुटने टेके। दानिश, चांदनी, शिवा और मानवी मार्शल आर्ट स्कूल जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में 2 लोग दिखाई दिए जिन्हें वह चोर समझकर मारना चाहते थे, लेकिन बाद में पता चला वह दोनों लोग कोई और नहीं बॉस और शंकर थे, जिन दोनों पर मानवी और चांदनी अपना गुस्सा निकलना चाहती थी। लेकिन दानिश उन दोनों को शांत करता है और बॉस और शंकर को अपने साथ आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट हाई स्कूल में बहादुर बच्चों को भड़का रहा था कि हमें ऐसा प्रिंसिपल नहीं चाहिए जो स्कूल के मुसीबत में आने पर भाग जाए। आप लोगों को मुझे प्रिंसिपल चुनना चाहिए। मैं स्कूल के लिए स्टीफन हाई स्कूल के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को मुझे स्कूल का नया हेड बनाना होगा। कुछ ऐसा ही करके वह बच्चों को बहला रहा था कि उसी समय दानिश और मानवी बाकी लोगों के साथ वहां आ गए। उन्हें देख बच्चे खुश होकर उनके पास चले गए और बहादुर सिंह देखता रह गया। बच्चों ने उन्हें वहां का सारा मामला समझाया और बताया कि आज स्टीफन स्कूल का एक सीनियर टीचर यहां फाइट करने के लिए आ रहा है। दानिश बड़े आराम से बोला, अब मैं आ गया हूं ना, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इन छोटी मोटी बातों के लिए कोई टेंशन मत लिया करो। ठीक है, जाओ और अपनी प्रैक्टिस चालू रखो। दानिश की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए निकल गए। अब दानिश बहादुर सिंह को घूर कर देख रहा था और बहादुर सिंह दानिश को। बहादुर सिंह दानिश के पास आया और बोला, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। उद्धरण चिन्ह। दानिश उसके और करीब आया और बोला, अच्छा बहादुर जी, ये बात है क्या? अब आप ज़रा ये बताओगे कि आज ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ? उद्धरण चिन्ह। बहादुर सिंह, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तो क्या स्टीफन स्कूल के सीनियर टीचर को भी हरा दोगे? वो मेरी तरह कमज़ोर नहीं है जिसे तुम आसानी से हरा दो। मुझे हरा कर तो तुम यहाँ के हेड बन गए तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। उद्धरण चिन्ह ने अपना एक हाथ झटके से ऊपर उठाया जिससे बहादुर पीछे हट गया। उसे लगा जैसे दानिश उस पर हमला करने वाला हो। उसकी इस हरकत पर पीछे खड़े मानवी और शिवा हंसने लगे। दानिश, क्यों? आपको नहीं लगता क्या कि मैं ताकतवर हूँ? अगर आप चाहो तो एक बार और अपनी दम आजमा के देख सकते हो। उद्धरण चिन्ह। बहादुर सिंह के पीछे खड़े उसके चमचों ने अपने कदम एक साथ पीछे ले लिए। वो पहले ही दानिश की ताकत का नमूना देख चेक थे। जब उसने पल भर में बहादुर सिंह को हरा दिया तो वो उसके आगे चींटी बराबर थे। बहादुर भी डर के पीछे हट गया और हड़बड़ाती आवाज में बोला, तुम मुझे डरा सकते हो, मैं भी देखूंगी कि जब वो आएगा तब क्या करते हो। उद्धरण चिन्ह। वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। कहाँ गया वो? आया नहीं क्या? जिसने मेरे स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने की गुस्ताखी की, आज मैं उसके हाथ पैर तोड़कर ही यहाँ से जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज़ स्टीफन स्कूल के सीनियर टीचर की थी। उसके स्टूडेंट्स ने तो अपने टीचर को कुछ नहीं बताया था, लेकिन ऐसी बातें जल्दी ही फैल जाती है। सीनियर टीचर ने कहीं से सुन किया कि मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के किसी टीचर ने उसके स्टूडेंट्स को मारा था, तो वह अपने स्टूडेंट्स की मार का बदला लेने आया था। उसके स्टूडेंट्स ने तो उसे रोकने की कोशिश की थी कि उस टीचर की कोई गलती नहीं थी, गलती उन दोनों की थी, लेकिन स्टीफन स्कूल का सीनियर टीचर होने की वजह से उसे अपनी इज्जत का ख्याल रखना था। ऐसे कैसे कोई उसके स्टूडेंट्स पर हाथ उठा सकता था? सीनियर टीचर की आवाज़ सुन जैसे बहादुर सिंह को हारे का सहारा मिल गया। वह खुश होते हुए दानिश से बोला, देखो अब आ गए स्टीफन स्कूल के सीनियर टीचर। अब मैं भी देखता हूँ तुम उनके सामने कैसे टिक पाते हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे स्कूल का हेड बना दो। शायद मैं उनसे मिन्नतें करके तुम्हारे हाथ पैर टूटने से बचा लूँ। उद्धरण चिन्ह। दानिश की पीठ अभी भी सीनियर टीचर की तरफ थी। ना तो सीनियर टीचर ने दानिश को देखा और ना ही अभी तक दानिश ने सीनियर टीचर को देखा था। बहादुर सिंह दानिश के डराने की कोशिश कर रहा था।
दानिश बहादुर से बोला, आप मार्शल आर्ट हाई स्कूल के सीनियर टीचर हो, बस इसी वजह से मेरा अब तक तुम्हें जिंदा छोड़ रखा है, वरना अब तक तुम्हारी हरकतों को देखकर मैंने तुम्हें मार दिया होता। मार्शल स्कूल के टीचर होकर किसी दूसरे स्कूल के टीचर की सराहना कर रहे हो, उससे मिन्नतें करने की बातें कर रहे हो, लानत है तुम पर। तुम मार्शल हाई स्कूल के नाम टीचर होने के लायक नहीं हो, मैं आज से तुमसे तुम्हारा टीचर होने का पद छीनता हूँ, मार्शल स्कूल को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बहादुर सिंह अपनी अकड़ दिखाते हुए बोला, अच्छा तो तुम मुझे टीचर नहीं रखना चाहते तो ठीक है, अब तुम देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारी हड्डी पसली करवाता हूँ और कैसे तुम्हें तुम्हारे ही पद से हटाकर उस पर बैठता हूँ। उसकी बात पर चांदनी को बहुत गुस्सा आया, वह अपनी तलवार निकालने वाली थी कि दानिश उसकी तरफ देखने लगा। उसके देखने मात्र से चांदनी को याद आया कि उसने अच्छे से रहने का वायदा किया था, वह कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर सकती थी। याद आते ही चांदनी ने अपनी तलवार वापस रख दी और गुस्से का घूंट पीकर रह गई। बहादुर सिंह बोलकर किसी कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए स्टीफन हाई स्कूल के सीनियर टीचर के पास पहुंचा और बोला, सीनियर, यह वही लड़का है जिसने आपके स्टूडेंट पर हाथ उठाने की हिमाकत की, आप इसके हाथ पैर तोड़ दीजिए। मार्शल हाई स्कूल आपसे कुछ नहीं कहेगा और मैं यहाँ का हेड बनकर आपके नीचे काम करता रहूँगा। अब से जो भी आप कहोगे वही मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का कानून बन जाएगा। बहादुर सिंह स्टीफन स्कूल के सीनियर के पास जाकर अपनी सिफारिश करने लगा और उसे भड़काने लगा ताकि वह दानिश के हाथ पैर तोड़ दे और उसे अपने पद से हटना पड़े, जिससे वह आसानी से मार्शल हाई स्कूल का हेड बन सके। स्टीफन हाई स्कूल के सीनियर टीचर का नाम विक्रम था, जिसका लेवल 76 यानी कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर के लेवल पर था, जो अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेट मास्टर लेवल को पार करके ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल पर आया था। उसे लगा जैसे यहाँ पर बस एक वो ही ताकतवर है और वाकई उससे कमज़ोर है। विक्रम सिंह रौबदार आवाज में बोला, ओ लड़के, तूने मेरे स्टूडेंट पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलाकर रहेगी। अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। के लिए तैयार हो गया। दानिश ने पीछे मुड़कर देखा, बहादुर सिंह उसकी तरफ इशारे कर कहना चाहता था कि अब दिखाओ इसके सामने अपनी ताकत, ये तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। बोलकर विक्रम सिंह ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर लड़ाई करने, लेकिन दानिश के पीछे मुड़ते ही वहां का माहौल अचानक से बदल गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। वहां का नज़ारा देख सभी का मुंह खुला का खुला रह गया और सबसे ज्यादा हैरान तो बहादुर सिंह था। आप, मुझे नहीं पता था कि यह आप हो। अगर मुझे पहले पता होता कि आपने मेरे स्टूडेंट पर हाथ उठाया तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता और ना ही आपके बारे में ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोलता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, अब के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। विक्रम सिंह को दानिश के सामने झुककर माफ़ी मांगता हुआ देख वहां खड़े हुए सभी लोग चौंक गए और सबसे ज़्यादा तो बहादुर सिंह चौंक गया। वह विक्रम के पास आया और उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए बोला, सीनियर, आपसे शायद कोई गलत फहमी हो रही है, ये वह नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये तो सिर्फ एक 20/21 साल का लड़का है जिसका लेवल मुझसे बस थोड़ा ही बड़ा है। आप इसके सामने ऐसे कैसे झुक सकते हो? ये आपकी शान के खिलाफ है, प्लीज़ खड़े हो जाए। विक्रम सिंह ने बहादुर के गाल पर एक चांटा लगाया और बोला, तुम चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने इन्हें अच्छे से पहचानता हूँ, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और तुम भी अपने घुटनों पर बैठो और इनसे माफ़ी मांगो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनके बारे में मुझे उल्टी सीधी बातें करने की? बैठ जाओ चुपचाप और माफ़ी मांगो। बहादुर सिंह विक्रम की डांट सुनकर बैठ तो गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि विक्रम सिंह इस छोटे लड़के से इतना डर क्यों रहा था, क्यों वह उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, जबकि विक्रम सिंह तो ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल का। समझ तो दानिश को भी नहीं आ रहा था कि विक्रम सिंह उसके सामने क्यों झुक रहा था, पर उसे इस बात से क्या मतलब। ये तो अच्छी बात थी कि दानिश बिना लड़े ही विजेता बन गया था। दानिश ने विक्रम से उसका नाम पूछा और बोला, कौन हो तुम और क्या तुम मुझे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानता, पर मैंने आपकी लड़ाई जरूर देखी है। दो पहले मैं किसी काम से रंगभूमि शहर गया हुआ था, वहां पर मैंने आपको उस दानव शेर से लड़ाई करते हुए देखा था। मैं एक बार आपकी मदद करने के लिए आने वाला था, लेकिन विक्रम सिंह बोलते हुए रुक गया। दानिश ने जब रंगभूमि शहर का नाम सुना वह तभी समझ गया था कि विक्रम ने जरूर उसकी फाइट देख ली होगी। डांस उससे मदद नहीं करने का कारण पूछते हुए बोला, लेकिन क्या? उद्धरण चिन्ह। विक्रम सिंह जैसे कुछ याद करते हुए फिर से डरते हुए बोला,
लेकिन जब आपका वो भयानक रूप देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने उस समय खुद को बहुत छोटा पाया। मैंने सोचा भी कैसे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। फिर जो आपकी ताकत का जलवा देखा, मैं तो आपका प्रशंसक बन गया। आप सच में एक असली योद्धा है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम सिंह जो भी बोल रहा था वह सब बहादुर के सिर के ऊपर से जा रहा था। उसे ये तक नहीं पता वो किस बारे में बोल रहा था, पर वो इतना समझ गया था कि अब विक्रम उसके साथ फाइट नहीं करेगा। विक्रम ने हार मान ली है। ये सोच बहादुर की धड़कन तेज हो गई। अब उसे अपने टीचर का पद जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे जिससे उसका पद बच जाए। वह दानिश से बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल चुका था। क्या अब दानिश के पैरों में गिरकर उससे मांगी मांग ली जाए? क्या यह अब मुझे माफ़ करेगा? यही सब बहादुर के दिमाग में चल रहा था। बहादुर ने दानिश के सामने अपना सिर झुकाया और बोला, कृपया मुझे माफ़ करें हेड, मैं आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोल चुका हूँ। हालांकि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर मैं अपना टीचर का पद नहीं खोना चाहता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वह अपना सिर वार वार झुकाते हुए ये सब बोल रहा था। दानिश बहादुर के ऊपर थोड़ा सा हंसा और बोला, अरे आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप तो अभी मेरी हड्डी पसली एक करना चाहते थे ना? क्या हुआ, अब नहीं करनी क्या? आप तो स्कूल के होने वाले नए हेड हो, आप ऐसे कैसे मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहे हो? चेन्नई मानवी और चांदनी का मुकाबला। हेलो गाइज, हाउ आर यू दिल? बहादुर सिंह दानिश को धमकी दे रहा था कि जब स्टीफन स्कूल का सीनियर टीचर आएगा तब वह उसकी हड्डी पसली एक करवाकर खुद हेड बन जाएगा। लेकिन स्टीफन स्कूल का सीनियर टीचर विक्रम के आने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कहाँ तो वह दानिश को सबक सिखाने आया था, लेकिन जब उसने दानिश का चेहरा देखा तो डर की वजह से वह दानिश के सामने अपने घुटनों बल बैठकर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। ये देख तो बहादुर के होश ही उड़ गए। अब तो उसका रखवाला जिसके बल पर वह उड़ रहा था वह खुद दानिश के पैरों में था। अब बहादुर के पास भी कोई चारा नहीं बचा था। वह दानिश के सामने अपना सिर बार बार झुकाकर उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन दानिश उसका मजाक बनाते हुए बोला, आप तो स्कूल के होने वाले नए हेड हो ना, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। अच्छा, थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मेरी हड्डी पसली एक करवाओगे? तो करवाओ ना, मैं यही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, करवाओ जल्दी। मैं भी बड़ा बेताब हूँ, बहुत दिनों से हड्डी टूटने का अनुभव नहीं किया, आज तुम करवा दोगे। बहादुर खुद के गाल पर खुद से ही थप्पड़ मारते हुए बोला, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल हूँ जो आपको आपके पद से हटाने के बारे में सोच रहा था। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। दानिश अपनी आवाज़ सख्त करते हुए बोला, इस बार आपने जो किया वो गलती नहीं, मार्शल स्कूल के साथ धोखा है। मैं किसी की 100 गलती माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। अब आपको यहाँ से जाना होगा, आपकी स्कूल को कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दानिश की बात में हाँ मिलाते हुए मानवी बोली, मेरे पिताजी इस स्कूल को अपनी मेहनत से यहाँ तक लाए हैं और आप अपने लालच के लिए स्कूल का सौदा करने को निकल पड़े। आप तो पिताजी के अच्छे दोस्त थे ना? क्या यही थी आपकी दोस्ती? हेड बनने के लिए अपने दोस्त की कुर्बानी भूल गए। अगर मेरे पिताजी ने अपनी जान की कुर्बानी ना दी होती तो आज आप यहाँ जिंदा भी नहीं होते। चले जाए आप यहाँ से, हमें आपकी शकल भी नहीं देखनी। उद्धरण चिन्ह। बहादुर सिंह मानवी से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी मानवी ने गुस्से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बहादुर सिंह बोलते बोलते रुक गया। वैसे भी अब उसके पास बोलने के लिए बचा ही क्या था। विक्रम अपना सिर शर्मिंदगी से झुकाकर खड़ा था। वैसे इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। एक गुरु का फर्ज होता है अपने शिष्य की रक्षा करना, वो तो बस वही पूरा करने आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर कोई और खेल खेला जा रहा था। बहादुर सिंह उसके कंधे पर बंदूक रख निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। जब विक्रम को पता चल गया है कि बहादुर क्या करना चाहता था तो अब वह भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। बहादुर सिंह को अब अपनी गलती का पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। उसे अब स्कूल छोड़कर जाना ही होगा। बहादुर ने अपने शिष्यों की ओर देखा और उनसे नज़र चुराते हुए स्कूल से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही चांदनी ने हंसते हुए दानिश के हाथ में अपना हाथ दिया और बोली, चलो जय, अब ये किस्सा भी खत्म हो गया। अब तुम मुझे अपना स्कूल दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि जिस स्कूल के तुम हेड हो गए आखिर वह स्कूल कैसा है। क्या तुम्हारे लायक है भी या नहीं? क्या यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लोग भरे पड़े हुए हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। चांदनी के हाथ में हाथ देने से दानिश को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि चांदनी में सभी के सामने उसकी बाहों में हाथ दिया था।
वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स भी खड़े हुए थे जो अभी उन्हें ही देख रहे थे। वह मुस्कुराते हुए उसके हाथों को दूर करते हुए बोला, चांदनी यह सब क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहे बच्चे देख रहे हैं और यह स्कूल मेरा नहीं मानवी के पिताजी का है। मानवी ने ही मुझे यहाँ का हेड बनाया है, असली हेड तो यहाँ की मानवी ही है। उद्धरण चिन्ह। चांदनी ने अपना मुंह बनाया और बोली, अब बच्चे देख रहे हैं तो क्या हुआ? मैंने ऐसा कुछ गलत तो किया नहीं, सिर्फ हाथ में हाथ डाला था। और मुझे फर्क नहीं पड़ता ये स्कूल किसका है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ स्कूल देखना है, तुम मुझे दिखा रहे हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। मानवी जो पहले से ही चांदनी से गुस्सा हुई बैठी थी और अब बहादुर सिंह की वजह से उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो गया, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वह अपना गुस्सा इस चांदनी पर ही निकाल दे, पर कैसे? तभी उसे एक आइडिया आया और वह चांदनी से बोली, चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक मुकाबला करते हैं। अगर तुम उस मुकाबले में जीत गई तो सीनियर तुम्हें अपने साथ स्कूल दिखाएंगे, और अगर तुम हार गई तो तुम अकेले ही स्कूल देखने जाना और सीनियर मेरे साथ जाएंगे। बोलो है मंजूर? उद्धरण चिन्ह। चांदनी, मुकाबला और तुमसे? चलो ठीक है, बताओ कैसा मुकाबला करना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। दानिश दोनों की बात सुनकर सन रह गया। अब ये क्या है? चांदनी तो चांदनी, मानवी भी ऐसी हरकतें करने लगी। अब दानिश को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वह चक्की के दो पाटों के बीच फंस गया हो। और उन्हें देख शिवा ने तो अपना सर ही पीट लिया और वह अपने आप से बोला, कमाल है, अब बात यहाँ तक आ गई कि वीर भाई के लिए दो लड़कियाँ एक दूसरे को मुकाबले के लिए चुनौती दे रही है। चलो अब ये मुकाबला देखने में मज़ा आएगा। देखते हैं आज का दिन वीर भाई किसके साथ बताने वाले हैं और इससे दोनों की ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा। इनके सिर्फ लेबल बड़े हैं या फिर इनकी ताकत भी बढ़ चुकी है। लेकिन दानिश को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वह बोला, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पागल हो गई हो? क्या बच्चों जैसी हरकतें रही हो? तुम दोनों को ये सब शोभा नहीं देता, देखो सब तुम्हें कैसे देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवा बीच में आकर बोला, नहीं भाई, मुकाबला होने दो, मुझे भी देखना है कि किसमें कितना है दम। आपको लेकर उड़ेगा कौन? मेरा मतलब इस मुकाबले से पता भी चल जाएगा इनकी ताकत कितनी बड़ी है और उनका कौशल कितना अच्छा हुआ है। और यह सब मुकाबला से ही पता चलेगा, तो मैं तो कहता हूँ ये मुकाबला होने दो और मेरे साथ बैठकर आराम से मुकाबला देखो। उद्धरण चिन्ह। दानिश चाहता तो नहीं था कि वे दोनों उसके लिए लड़े, लेकिन शिवा की बात सुनकर उसने आगे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब दानिश ने भी मुकाबले के लिए हाँ कर दिया था। तो मानवी बोली, चलो ठीक है, फिर मुकाबला शुरू करें। ये मुकाबला तब तक होगा जब कोई अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेता। चांदनी मुस्कराते हुए बोली, और मैं कभी हार नहीं मानती, तो फिर मुकाबला शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने अपने अपनी तलवार बाहर निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वहां खड़े हुए स्टूडेंट दानिश, शिवा, बॉस और शंकर सभी लोग पीछे हट गए और उनका मुकाबला देखने लगे। पहले दोनों के बीच तलवारों से नॉर्मल लड़ाई हुई। दोनों का ही तलवार कौशल अच्छा था। दोनों लड़ते हुए आपस में बातें भी कर रही थी। चांदनी, तुम मेरे जय से दूर रहो, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं उसे बहुत समय से प्यार करता हूँ। तुम तो उसे अभी मिली हो। उद्धरण चिन्ह। मानवी, अभी मिली हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, मैं किसी के लिए अपना प्यार कुर्बान नहीं कर सकती। चांदनी, मैंने तुम्हें कुर्बानी के लिए नहीं बोला है, मैं बस उससे दूर रहने के लिए कहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम जय के आसपास रहती हो। उद्धरण चिन्ह। मानवी अपने तलवार के बार को तेज करते हुए बोली, यही बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। जब तुम सीनियर के साथ चिपकती हो या उनके हाथ पकड़ते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जी करता है कि उसी समय तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। उद्धरण चिन्ह। चांदनी, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हूं, अब करो मेरे टुकड़े टुकड़े, अगर दम है तो। बातों से उन दोनों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था और उनके प्रहार और भी तेज होते जा रहे थे। उन्हें देख शिवा सोचने लगा, मैंने कहा था ना, देखो भाई, दोनों की तलवार तकनीक कमाल की है और गुस्से में लड़ते हुए तो और भी ज़्यादा घातक हो जाती है। अगर यह अपना गुस्सा अपने दुश्मन से लड़ते हुए ऐसे ही गुस्से में रहती तो उसकी तो खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह। दानिश, हाँ ये बात तो सही कही तुमने, दोनों काफ़ी अच्छा लड़ रही है, उनकी शॉट तकनीक काफ़ी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। अब बारी थी दोनों के जादुई अटैक करने के की। किसके जादुई हमले में ज़्यादा ताकत है और किसके में कम। दोनों एक दूसरे पर आखिरी बार कर दूर दूर हो गई
और दोनों अपनी तलवार को ऊपर कर उनमें स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगी। दानिश को पहले से पता था कि चांदनी का अल्टीमेट बार उसकी 1000 स्वॉर्ड तकनीक है जो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन उसने मानवी की टेक्निक अभी तक देखी नहीं थी, तो वह सोच रहा था कि मानवी किस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है। अचानक चांदनी के पीछे 1000 तलवार एक साथ दिखाई देने लगी, जिन्हें देख वहां खड़े हुए स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे। अरे ये तो 1000 टेक्निक है जो काफ़ी खतरनाक है। अरे हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्या मानवी दी इसका सामना कर पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। अरे वह देखो, मानवी भी किसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। उद्धरण चिन्ह। क्या उनकी तकनीक भी इस लड़की की तकनीक की तरह खतरनाक होगी? पता नहीं, आज का मुकाबला बहुत रोचक होता जा रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कौन जीतने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये चैप्टर? क्या लगता है मुकाबले को कौन जीतेगा? क्या बहादुर सिंह अपने हुए अपमान का बदला लेगा, या फिर कभी स्कूल भी वापस आएगा?